अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने आज स्टडी करनी है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के ये किस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनती है, आज हमने सिर्फ उसको देखना है। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, और जिस और हमने कुछ चीज़ें समझनी है, रेफर्ड पैरामीटर वगैरह कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी समझने वाली हैं। तो एक चीज़ तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपको याद रखनी है कि पावर वहाँ पर कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि ट्रांसफार्मर वाला जो हमने टॉपिक है पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो पावर ट्रांसफ़र होती है थ्रू इनपुट एंड आउटपुट आर कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर इनपुट पे अगर आपके कोई सपोज करने के 100 वाट है, तो आउटपुट के ऊपर भी 100 वाट ही आएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जब आउटपुट या इनपुट की अगर पावर हम मेजर करते हैं तो कांस्टेंट आती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है हमें किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। अब हम आ जाते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। तो अगर मैं इसकी ड्राइंग बनाऊं तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सप्लाई, रजिस्टर आ गया, इंडक्टर, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आ गए आपके पास, ये भी इंडक्टर ही है, ठीक है ना। इस इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। ये इंडक्टर है, साथ में यहाँ पर आपके पास कोर के अंदर जो करंट फ्लो होता है और जो लॉसेस होते हैं हमने वो बनाने हैं, ठीक है। ये बना लिया है। और सेकेंडली यहाँ से कुछ इस तरीके से सेकेंडरी की रेजिस्टेंस आ जाएंगी, उसकी इंडक्टेंस आ जाएगी, और ठीक है, यहाँ पर लोड आपके पास कनेक्ट हो जाएगा। लोड आपके पास कनेक्ट हो जाएगा। मैं इसकी ज़रा लेबलिंग कर दूँ जल्दी से, देन इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से I1 फ्लो करेगा, ठीक है ना। ये आपके पास है प्राइमरी साइड, ये आपके पास है प्राइमरी साइड, ठीक है ना। और ये आपके पास है R1, एंड इसी तरीके से ये आपके पास X1, ठीक है। जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था I1 डैश, ठीक है ना, I2 डैश वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा I0। अब I0 से आपके पास एक करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैं इसको ज़रा दूसरे पेन से मेंशन कर दूँ तो ये आपके पास है I W को हमने देखा था कि ये हमेशा कहाँ से पास होता है, रजिस्टर में से पास होता है, और जो I म्यू होता है वो इंडक्टेंस में से पास होता है, ठीक है ना। क्यों, मैग्नेटाइजेशन की वजह से, और इसको हम नाम देते हैं XM का, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे पढ़ लिए। और यहाँ पर ये जो आपके पास है नंबर ऑफ टर्न, ये आपके पास N1 कह दें, और ये आप इसको कह दें N2, और बिल्कुल इसी के साथ ये आपके पास आ जाएगा R2 एंड X2, ठीक है ना। और ये आपके पास आ गया लोड, और यहाँ से जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, वो I2 का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं मिसाल दूँ कि अगर स्टेप अप स्टेप डाउन की हम बात करते हैं, तो मतलब कि करंट, अगर यहाँ पर मैं इसकी स्पेसिफिकली बात कर लूँ कि ये क्या है, वोल्टेज को अप करेगा, ठीक है ना। मतलब कि मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आपके पास, क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो क्या होगा, तो बेसिकली होगा ये कि सपोज करें कि इस नेटवर्क में से आपके पास जो पावर आ रही है वो कितनी पावर आ रही है, ले लेके आपके पास 150 वाट आपके पास पावर आ रही है इनपुट के अंदर, और सिमिलरली पावर जो आपके पास आउटपुट पे होगी वो भी 150 होगी इसके ऊपर, चाहे बेशक पैरामीटर्स कम है। तो देखें, अगर यहाँ पर R1 की कुछ वैल्यू है, लेट सपोज कि अगर यहाँ पर R1 की वैल्यू कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है ना।
जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो यहाँ पर और वोल्टेज आएगा तो पावर यहाँ पे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब वोल्टेज इंड्यूस होगा इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल की वजह से यहाँ पर जो पैरामीटर्स लगे हुए हैं, जब ये पैरामीटर्स के थ्रू पावर निकाली जाएगी तो वो इन दोनों के बराबर आएगी। मतलब कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस हैं ये आपस में अपने आप को काउंटर कर लेती हैं, जिसकी सूरत में पावर के अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता। अब यहाँ पर जो बात कर लेता हूँ, जो ये वाला ब्लॉक लगा हुआ है, अच्छा जो आपके पास आर है और एक्स1 है, ये आपके पास समझे एक वायर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपके पास गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब ये क्या चीज़ है, ये हमने आई डब्ल्यू और आई म्यू हमने कोर के अंदर पढ़ा था जब कोर का लॉस होता है, ठीक है ना। आई म्यू किसकी वजह से होगा, ये कोर की वजह से होगा, और आई म्यू किसकी वजह से होगा, ये इंडक्टेंस की वजह से होगा, मतलब कि फ्लक्स की वजह से ये लॉस होगा। तो होता क्या है कि जब इनपुट के अंदर करंट जाता है, अगर मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बना दूँ जल्दी से, ठीक है ना, ये मैंने ट्रांसफार्मर बना दिया है। तो यहाँ पर देखने से क्या होगा, इसको यहाँ पे कर लूँ, तो जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्स बनेगा, ठीक है ना। और फ्लक्स की वजह से जो आपके पास आई डब्ल्यू वाला पार्ट है, मतलब कि आई डब्ल्यू ये यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू कोर, ठीक है ना, कोर की वजह से, क्योंकि वो आपको एक रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से आई डब्ल्यू करंट फ्लो होगा, और वो एक तरह से वर्किंग करंट भी होता है और क्या होता है, लॉस करंट भी होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, ठीक है ना। तो हीट प्रोड्यूस होगी और इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसकी पावर डेसिपेशन क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर I1 स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि प्राइमरी का करंट है तो मैंने यहाँ पर, और ये पावर डेसिपेशन P1 हो जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे R1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो म्यू है वो किसकी वजह से होगा, फ्लक्स की वजह से होगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है ना, बॉडी में से। तो बॉडी के अंदर फ्लक्स लाइन प्रोड्यूस होगी। अब जो फ्लक्स बाहर आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके का चीज़ें फॉर्म करता है, ठीक है ना, जो फ्लक्स होती हैं। ये हमने ट्रांसफार्मर वाली वीडियो में देखी थी, जिसको मैंने नाम दिया था स्ट्रे लॉस या लीकेज फ्लक्स, स्ट्रे लॉस, और इसको हम कहते हैं लीकेज, ठीक है ना। इसको हम लीकेज फ्लक्स का नाम भी देते हैं। तो इस चीज़ को देखना है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। तो करंट यहाँ पर इस तरीके से फ्लो करना शुरू हो जाता है, और एंड देन फिर ये वाइंडिंग के अंदर जाता है, तो वहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग को वो इंड्यूस करवाता है, ठीक है ना। ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ की वजह से आपके पास यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। जब डेवलप होगा तो वही करंट, अगर यहाँ पे लोड कनेक्टेड होगा तो ये करंट आपका इस तरीके से फ्लो करता हुआ यहाँ पर फ्लो हो जाएगा, और जिसको हम I2 का नाम देंगे इस तरीके से, ठीक है। RL और XL आपके पास समझे एक तरीके से लोड के रेजिस्टेंस है, और आप इसको वायर के रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये थी। अब एक चीज़ होती है रेफर पैरामीटर, जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि कुछ चीज़ें होती है रेफर पैरामीटर। अब वो क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। रेफर पैरामीटर, लेकिन रेफर्ड पैरामीटर ये होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो ये रेजिस्टेंस है अपने आप को आपस में काउंटर करती है। तो रेफर्ड पैरामीटर ये होता है कि हम जो सेकेंडरी के लोड्स हैं या प्राइमरी के लोड्स हैं उसको हम एक जगह कर सकते हैं। लेट सपोज कि मुझे जो ये सेकेंडरी के लोड्स हैं, ये सेकेंडरी के जो लोड है उसको अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ सीरीज़ के अंदर, ठीक है ना, अगर मैं उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा सीरीज़ के अंदर, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्किंग कर दूँ, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई और ये आपके पास इंडक्टेंस आ गई, तो यहाँ पर ये चीज़ सीरीज में ऐड हो जाएंगी और यहाँ से ये चीज़ रिमूव होके एक शॉर्ट पाथ को इस तरीके से आपकी जो डायग्राम है वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि रेफर पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हम किसी भी एक वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंसेस होती है उसको हम एक जगह ले आते हैं। मतलब कि अगर सेकेंडरी की वाइंडिंग है तो हम उसको प्राइमरी में डाल सकते हैं, तो वो रेफर्ड पैरामीटर कहलाता है। अगर हम
जो प्राइमरी की वाइंडिंग होगी इसको अगर हम सेकेंडरी में डालेंगे तो वो क्या कहलाता है, वो भी रेफर्ड पैरामीटर ही कहलाता है। उससे क्या होता है कि ये ऐड अप हो जाती है और ऐड अप होने के बाद अपने आप को काउंटर कर देती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जिस तरीके से हमने एक बात की थी कि ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है वो क्या होती है, सेम होती है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ, P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि P1 मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर R2, ठीक है ना, आई स्क्वायर R2 और इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे R1 आएगा, ठीक है ना। और या हम इसको कह सकते हैं, अगर मैं इन टर्म ऑफ रेफर्ड पैरामीटर लिखने जाऊँगा तो सपोज कर लें कि मैंने जो अपनी जो सेकंड वाली रेजिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। एक मिनट ज़रा, इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ इस तरीके से, सपोज कर लें। इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, मतलब ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा R2 डैश, ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, प्राइम का नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैं दे दूंगा I2 R2, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, जैसे कि हमें निकालना होगा अपेरेंट R निकालना होगा, रेजिस्टेंस निकालना होगा रेफर पैरामीटर के लिए। तो R2 निकालना है तो इसको हम यहाँ रखेंगे I2 का स्क्वायर अपॉन I1 का स्क्वायर इंटू R2। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक रिलेशन याद होगा जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि N1 अपॉन N2 होता है, वो किसके बराबर होता है, I2 अपॉन I1 के, और ये बराबर होता है V1 अपॉन V2। V1 का मतलब E ही है, ठीक है ना। तो E1 अपॉन E2, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट किसके बराबर हो गया है, करंट जो ये है ये आपके पास बराबर हो गया इसके। तो हम इसकी जगह यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे करंट तो नोन नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स तो नोन होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि R2 प्राइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू R। तो आपके पास एक इक्वेशन इस तरीके से निकल के आ गई R की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने R की एक वैल्यू निकाली। अब यही काम आपको सिमिलरली करना है X के लिए। तो X के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपने यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला सेम रहेगा, N1 अपॉन N2 इंटू R, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे R था तो यहाँ पे X हो जाएगा, वापस इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, X2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास ये दो फार्मूला इस तरीके से बन गए। अगर आपको मैं बोलूँ कि R1 के लिए लिखें तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पर नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, R1 डैश इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 हो जाएगा इंटू R1 स्क्वायर कह रहा हूँ, सिंपल R1। फिर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा X1 डैश इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इंटू X1, ठीक है ना। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इस्तेमाल होने हैं आगे। तो ये रेफर्ड पैरामीटर के फार्मूलाज हैं जो कि अपने आप को काउंटर कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ इसकी मिसाल ऐसी ले लूँ कि आपके पास जो रेजिस्टेंसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो इस तरीके से एड अप हो जाएंगी। एक मिनट ज़रा, कहाँ गए हम, यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर मैं एक रेफर्ड पैरामीटर की कुछ डायग्राम इक्विवेलेंट बना दूं तो वो क्या बन जाएगी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई है, इंडक्टर आ गया है, और यहाँ पर आपके पास कोर लॉसेस आ गए, ठीक है ना। अच्छा अगर हम इसको यहाँ पर ये भी बना लेना, अगर आपको जो हम पैरेलल के अंदर बनाते हैं ये असल में नेग्लेक्ट होता है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल है, क्योंकि इनके अंदर जो करंट लॉस होता है और मतलब जो पावर लॉस होती है वो बहुत कम होती है, तो हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इस पूरे पैनल को जो या वर्टिकल के अंदर है हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं और अपनी जो सारी की सारी जो सीरीज़ के अंदर इसकी कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास इंडक्टर आ गया, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न आ गए, ठीक है ना। और सेकेंडरी के अंदर फिर ये किस तरीके से बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न आ गए,
और इस तरीके से नो लोड कह रहा हूँ, सिंपल आपके पास लोड आ गया। ये आपके पास R1 X1 R2 X2। अच्छा, यहाँ पर जो RC है कोर का और आपके पास X है, ठीक है, ये क्योंकि जो RC की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी बड़ी होती है XC से, ठीक है ना। तो क्या मतलब है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस से। अगर आप 1 किलो ओम भी इस्तेमाल करते हैं और जो इंडक्टेंस की जो रिएक्टेंस होती है वो आपके पास 55 ओम 40 ओम 10 ओम इस तरीके से निकल के आती है। तो मतलब कि पैरेलल के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होती है आर की, हम उसको उतना निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा आंसर पैरेलल के अंदर इन शॉर्ट छोटा वाला आएगा। तो हम इसको यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इस पैरामीटर को इस तरीके से हटाते हैं और यहाँ पर सिंपल इंडक्टर लग जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये कंडीशन होगी तो आपके पास ये इस तरीके की इक्विवेलेंट डायग्राम बन जाएगी। और हम इस इक्विवेलेंट डायग्राम को, हम खैर इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट यहाँ से कम फ्लो होगा। तो मतलब कि वोल्टेज करंट की खैर बात नहीं है, यहाँ पर जो पावर लॉस है वो कम होगी, ठीक है ना। तो हम इसको भी यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निगलेक्टेड टर्म, ठीक है ना। तो ये भी एक निगलेक्टेड टर्म है। तो जो पावर इनपुट की होगी वही पावर किसकी हो जाएगी, आउटपुट की हो जाएगी। और यही पॉइंट है रेफर्ड पैरामीटर का, कि हमने जो सेकेंडरी की जो रेजिस्टेंस थी वो हमने कहाँ ले आए, वो हम प्राइमरी के अंदर ले आए। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, रेफर्ड पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक टॉपिक और है उसको भी ज़रा कवर कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर टेस्ट। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी ज़रा जल्दी से कवर कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर टेस्ट होते हैं 2 किस्म के, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है ओपन सर्किट, अभी हम इसको सिंपल टाइप पढ़ रहे हैं, देन नेक्स्ट वीडियो से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट के अंदर जो लॉस होते हैं वो आपके पास होते हैं कोर लॉस, ठीक है ना। और कोर लॉस की वजह से आपके पास जो होते हैं वो कोर ब्रांच पैरामीटर, मतलब कि आपके पास RC और XM, क्योंकि देखिए कोर वाला जो पैरामीटर है वो किसके अंदर आता है, ये जो अभी हमने डायग्राम बनाई थी ये RC था, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ RC, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ कोर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कोर किसकी वजह से, एक तो ये करंट आ गया और ये कोर लॉस कहलाता है आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस की कोर है। तो वहाँ पर ये RC और XM ये कोर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पर इतना सा था, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, शॉर्ट सर्किट के अंदर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास वाइंडिंग का लॉस होता है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट हो गई तो हम क्या कहते हैं कि वाइंडिंग क्या हो गई है, जल गई है, तो वहाँ पे वाइंडिंग का लॉस आ जाता है। एंड जब वाइंडिंग का लॉस आता है तो वहाँ पे हम वाइंडिंग के पैरामीटर देखते हैं, और वाइंडिंग के पैरामीटर कौन से होंगे, RT इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और XT इज इक्वल्स टू X1 प्लस XM। अब ये क्या चीज़ है, अब ये हम देख लेते हैं। जो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस और ये लगी हुई थी ये आपकी वाइंडिंग्स कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, वाइंडिंग्स कहलाती हैं। ये सारे का सारा जो पैरामीटर है, ये जो सारा का सारा जो पैरामीटर है ये क्या है, ये आपके पास वाइंडिंग के पैरामीटर्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं। हमने इक्विवेलेंट डायग्राम बनाई हुई है साथ में, ठीक है ना। मतलब कि हमने इस वाइंडिंग के पैरामीटर्स को स्टडी करना होगा शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने अभी स्टडी की है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसको हम स्टडी करेंगे ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर टेस्ट है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये छोटे से टॉपिक 10 से 15 मिनट के अंदर कवर हो जाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।